नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग यहाँ पे 2 सीरीज लेके चल रहे हैं। पहला नागपुरी से संबंधित और दूसरा झारखंड से संबंधित। तो झारखंड को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, वो भी माइंड मैप के थ्रू, और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। और इस तरह से हम लोगों का 3 टॉपिक जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। झारखंड से संबंधित जो नामकरण था, पहला टॉपिक वो कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा था प्रागैतिहासिक काल और तीसरा था धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो इस तरह से 3 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आज हम लोगों का ये वीडियो जो है वो चौथा टॉपिक से रिलेटेड है, और इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। प्राचीन काल में झारखंड, इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय राजवंश, जो कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, झारखंड के साथ इनका क्या संपर्क रहा है उसके बारे में जानेंगे। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे प्राचीन काल में जो क्षेत्रीय राजवंश है, जिसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो मुंडा राजवंश से ये प्रारंभ होता है। तो मुंडा राजवंश से हम लोग देखेंगे मुंडा राजवंश, नागवंश, सेमवंश, जो भी है, पलामू का चेरो वंश, रक्सेल वंश, जो भी होगा, पंचेत है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको पता है, माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि पढ़ते समय आपका ध्यान उसमें जरूर जाए। और वीडियो के अंत में हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे मौर्य काल से। मौर्य काल का यहाँ पे कार्यकाल अगर देखिएगा, यहाँ पे समय देखिएगा मौर्य काल का, तो लगभग 323 या कहीं कहीं 24 से लेके 384 या 85 ईस्वी पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि मौर्य काल में झारखंड के साथ क्या संपर्क रहा। लेकिन इससे पहले मौर्य काल का झारखंड इससे संपर्क हम देखें, सबसे पहले थोड़ा सा भारतीय इतिहास के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो यही जानने का प्रयास करते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जानकारी का क्या स्रोत रहा है। मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जो इतना अभी पढ़ रहे हैं उसका कोई तो स्रोत रहा होगा ना। तो ये स्रोत में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा स्रोत था, जिसमें साहित्यिक स्रोत है, कुछ यहाँ विदेशी लोगों के द्वारा विवरण किया गया है या यात्रा वृतांत लिखा गया है, उसमें भी हमको मिलता है। और बहुत सारे अशोक के शिलालेख मिलेंगे, उसमें भी झारखंड के बारे में और साथ ही साथ भारत के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा कि मौर्य साम्राज्य का क्या यहाँ अस्तित्व रहा था और मौर्य साम्राज्य में किस तरह के शासन होते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसके बारे में झारखंड में उल्लेख है, वो है कौटिल्य। तो कौटिल्य, जो कि चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उसके गुरु थे, और इनके द्वारा एक किताब लिखा गया था अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या झारखंड के बारे में अर्थशास्त्र में कहीं पे कोई उल्लेख है, यदि उल्लेख है तो किस रूप में उल्लेख किया गया है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा अभी आइडिया ले लेते हैं कि कौटिल्य नाम का कोई एक व्यक्ति था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अभी इसका उल्लेख होगा झारखंड में, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण राजा में एक राजा जो थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम मगध साम्राज्य के जो राजा थे घनानंद, उसको पराजित करते हैं और इस तरह से मौर्य साम्राज्य का स्थापना करते हैं। धीरे धीरे इनके साम्राज्य में और भी जो एरिया थे वो जुड़ते जाएंगे और इनका साम्राज्य काफी विशाल होगा। इसका साम्राज्य के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में इनका सीमा जो है वो ईरान तक जाता था, पश्चिम में सौराष्ट्र यानी गुजरात तक जाता था, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, और पूर्व में मगध मतलब बिहार और बंगाल का एरिया भी इसमें आ जाता था। मतलब कलिंग को छोड़ दिया जाए, जो कि उड़ीसा में था, उसको छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण साम्राज्य जो था उत्तर भारत का वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ चुका था। जब यहाँ पे अगला राजा जो है बिंदुसार आते हैं, लेकिन बिंदुसार का संपर्क झारखंड के साथ वैसा रहा नहीं था। इसके बारे में हम लोग कभी बाद में भारतीय इतिहास जब पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अभी हम लोग चूंकि झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग भारतीय इतिहास को थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो देखते हैं बिंदुसार के बाद उसका जो पुत्र होगा वो होगा राजा अशोक। तो सम्राट जो अशोक होता है उनका शासन काल जो होता है वो 268 से लगभग 332 का समय माना जाता है। एक्चुअल में इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक 272 ईस्वी में, और आपको सहेली अनुसूत्री में मिलता है कि ये जो है वो 99 भाइयों का हत्या किए थे। उसके बाद कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध के बाद इनका
जो होता है मन में परिवर्तन होता है, और मन परिवर्तन होने के बाद ये जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और धम्म नीति का प्रचार करते हैं। तो इनके बारे में हमको जानकारी कब मिला वो चीज़ हम जानते हैं। तो जानकारी इनका जो शिलालेख था उससे मिलता है, जो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और इसको एक अंग्रेज अधिकारी जो है पहली बार पढ़े थे, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और ये अधिकारी जो पढ़े थे इसको 1837 में। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, 1837 के बाद हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलना प्रारंभ हुआ। 1914-15 तक आते आते बहुत सारा जानकारी हमको एकत्रित हो गया था, और हमको ये पता चल गया था कि मौर्य साम्राज्य नाम का एक साम्राज्य था जिसका सीमा जो था वो अफगानिस्तान या ईरान तक जाता था। तो इस तरह से काफी विशाल साम्राज्य था, और इसीलिए हम लोग का जो प्रतीक चिन्ह है वो देखिए अशोक स्तंभ जो है उसी को हुआ था, जो कि अशोक के काल में ही दिया गया था। तो इस तरह से हमको यहाँ इनका जो शिलालेख है उसमें झारखंड के बारे में क्या क्या उल्लेख है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो जो झारखंड के संदर्भ में आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये मेन चीज था जो कि हमको जानना था। अब यहाँ पे देखते हैं कि झारखंड के साथ किनका किस तरह से संबंध रहा है। तो सबसे पहला नाम तो जो बताया गया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, उनका जो किताब था अर्थशास्त्र उसमें झारखंड के बारे में कुछ उल्लेख हुआ है। क्या क्या उल्लेख किया गया है एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहली बार यहाँ पे आपको जो नामकरण वाला चैप्टर या वीडियो बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुर देश के नाम से उल्लेख किया गया है। बीबी जो है वो यही लिखते हैं। दूसरा चीज झारखंड के संदर्भ में बताया गया है कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था था वो गणतंत्रात्मक था। आपको आइडिया होगा कि हमारा जो देश है उसको संविधान मिला, या संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और तब हम लोग जाके 26 जनवरी के बाद 51 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना शुरू करते हैं, या एक तरह से कहिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस हम लोग मनाना शुरू करते हैं 1950 से ही। तो आप समझिए कि जो भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस 1950 से मनाना प्रारंभ हुआ वो आज से 2300 साल पहले आपका झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता था। और इस तरह से ये चीज का उल्लेख जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। आगे अगर इनका अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो एक चीज का उल्लेख हुआ है वो है इंद्र नामक नदी। वर्तमान में अगर देखें तो इसको ईब नदी और शंख नदी के नाम से जानते हैं। शंख नदी तो अभी गुमला में आपको एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ईब नदी के बारे में बहुत ज्यादा कोई जानकारी मिलता नहीं है। इस नदी में आपको हीरा देखने को मिलता था या हीरा मिलता था, ऐसा उल्लेख किया गया है कौटिल्य के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ के नदियों में हीरा मिलते थे, यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था, और यहाँ के जो देश थे या यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो क्षेत्र था उसको कुकुर देश के नाम से जाना जाता था। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानने को मिलता है। आगे आगे अगर हम देखें जो कि अशोक था उनका जो कार्यकाल है वहां पे अगर हम देखें तो इनका कार्यकाल में जो शिलालेख यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 13वां शिलालेख। एक्चुअली यहाँ पे 14, यहाँ पे 8 अलग अलग स्थानों में 14 शिलालेख मिले थे, मतलब एक पत्थर है उसमें 14 यहाँ पे लेख मिले थे, जिसमें 13वां जो शिलालेख है वहां पे झारखंड से संबंधित बात कहा गया है। क्या कहा गया है? आठविक प्रदेश का उल्लेख किया गया है। और आठविक प्रदेश जो है वो क्या था? तो झारखंड था। झारखंड को ही आठविक प्रदेश के नाम से उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाएगा झारखंड का उल्लेख आठविक प्रदेश के रूप में अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए 13वें शिलालेख में। उसके बाद अन्य कई अधिकारियों का भी उल्लेख हुआ है देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आठविक, नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल, इस तरह से कई अधिकारी जो थे वो झारखंड में थे, और इन अधिकारियों का उल्लेख आपको कई अलग अलग शिलालेखों में देखने को मिलता है। एक जो महत्वपूर्ण पद था या एक तरह से कहिए अधिकारी था जिसका नाम था रक्षित। ये रक्षित जो थे वो धम्म प्रचार के लिए यहाँ पे रहते थे, और इस तरह से धम्म नीति जो था उसका प्रचार प्रसार वो झारखंड जैसे या आठविक प्रदेश में ये लोग करते थे। तो पूछा जाएगा झारखंड में जो धर्म प्रचार के लिए अधिकारी था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षित के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखिए एक शिलालेख और है जो कि पृथक कलिंग शिलालेख के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इस शिलालेख में देखिएगा तो कहा गया है इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए। मतलब अशोक कह रहा है कि जो भी आठविक प्रदेश में रहने वाले जनजाति हैं यानी झारखंड में रहने वाले जनजाति हैं उनको हमारे द्वारा जो धम्म नीति चलाया जा रहा है उसका आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से उल्लेख किया गया। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ 13वां शिलालेख और पृथक कलिंग शिलालेख में झारखंड के बारे में उल्लेख हुआ है, और क्या क्या उल्लेख हुआ है वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और अभी आपको बताया गया कि इनका जो राजधानी था चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो साम्राज्य था उसका राजधानी था पाटलिपुत्र, और ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे इसको हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी पढ़ते हैं, तो वहां से भी आप पढ़े होंगे तो उसको याद रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट जो साम्राज्य या काल हम लोग जाते हैं वो है मौर्योत्तर काल।
मौर्योत्तर काल के बारे में अगर देखें तो अलग अलग यहाँ पे राजवंशों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। थोड़ा सा इसको हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में देख लेते हैं कि इस समय कौन कौन से राजवंश जो थे वो शासन कर रहे थे, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा कि किसका किसका संपर्क जो था वो झारखंड से रहा था। मौर्योत्तर काल मोटा मोटी हम लोग 184 या 85 से लेके 275 के एरिया काल तक हम लोग लेते हैं। 275 के बाद यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का स्थापना हो जाएगा श्रीगुप्त के द्वारा। तो यहाँ पे जैसे मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन होता है और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलेंगे। जैसे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आपको दो राजवंश देखने को मिलेगा, पहला है शुंग वंश और दूसरा है कन्नौ वंश। उसके बाद कई विदेशी आक्रमण यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें भारतीय यूनानी है, उसके बाद शक है, पार्थियन है और सबसे इंपॉर्टेंट कुषाण राजवंश, जिसके राजा जो थे वो राजा कनिष्क थे। दक्षिण भारत में अगर आप चले जाइएगा तो दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंश देखने को मिलेगा, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है सातवाहन, गौतमी पुत्र शतकर्णी। उम्मीद करते हैं जरूर इतिहास पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। और इस तरह से दक्षिण भारत एकदम सुदूर दक्षिण में चले जाइए तो आपको संगम संस्कृति मिलेगा, जिसमें चोल, चेर और पांडे के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका नाम था राजा कनिष्क, और राजा कनिष्क के दरबार में कई विद्वान वहां पे रहते थे, जो कि आपको झारखंड के संदर्भ में तो नहीं पूछेगा लेकिन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछेगा तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि कनिष्क या कुषाण काल का जो सिक्का है वो झारखंड में मिलता है। तो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र रहते थे, जो कि चौथा बौद्ध संगति हुआ था उसका अध्यक्षता भी करते हैं, और उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिनका नाम था महाविभा शास्त्र, और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। अश्वघोष इसके दरबार में थे, और इस तरह से इनके द्वारा जो रचना रचा गया था वो बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार जो था वो रखा गया है। तो ये जो है महायान धर्म के संरक्षक थे राजा कनिष्क। इनके दरबार में नागार्जुन भी रहते थे, जो कि एक फिलोसोफर, दार्शनिक और एक वैज्ञानिक थे, और इनको कहा जाता है भारतीय आइंस्टाइन। एक तरह से सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो आइंस्टाइन से भी पहले नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। आगे एक सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्री जो थे इनके दरबार में थे वो शक थे। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे, और इसलिए कनिष्क जो है वो काफी फेमस राजा के तौर पे जाना जाता है। महायान संप्रदाय को आगे लेके जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, आपको पता होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम लोग अब देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में इंडो या रोम साम्राज्य का जो सिक्का है वो कहाँ पे मिलता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल डाटा है, वो आपको याद रखना है। इंडो-सीथियन है उसका मिलता है चाईबासा में। और इस तरह से अगला जो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अभी हम लोगों ने देखा कि कुषाण काल में जो राजा कनिष्क था उसका भी सिक्का यहाँ देखने को मिलता है, और वो सिक्का आपको कहाँ देखने को मिलता है तो रांची और शिमोग में, और ये विषय में पूछा गया। तो इस तरह के से चीजों को आपको पढ़ना होगा, तभी जाके आप जो है ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुषाण काल से संबंधित अगर पूछा गया है कि सिक्का कहाँ कहाँ मिला है तो हो सकता है इंडो-सीथियन या रोमन साम्राज्य के सिक्के के बारे में पूछा जाए कि इस तरह के यहाँ के जो सिक्के मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। गुप्त काल में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे राजा हुए थे श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, समुद्रगुप्त होते हैं। तो हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त का संपर्क झारखंड के साथ क्या था। तो समुद्रगुप्त का एक प्रयाग में, जिसको इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जानते हैं, एक स्तंभ था। उस स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में, उनका जो अधिकारी था हरिसेन, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, और इसी प्रयाग प्रशस्ति में आठविक विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। और इस तरह से आपको समुद्रगुप्त में आठविक उल्लेख है, आठविक विजय का उल्लेख है समुद्रगुप्त के इस प्रयाग प्रशस्ति में। ये चीज जानकारी रहना चाहिए क्योंकि ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देखें कि एक्चुअली ये दक्षिण भारत का जब अभियान कर रहे थे उस समय ये जो है यहाँ के लोगों के द्वारा परेशान किए गए थे, और इसीलिए ये आठविक क्षेत्र पर विजय करते हैं। ऐसा यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के कार्यकाल में जानने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा। आपको याद रखना है ये हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखा गया था। अगला जो राजा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिनका शासनकाल जो है वो 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इनके साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए थे जिनका नाम था पाहियान, और ये पाहियान जो है झारखंड के लिए कुकुटलाड नाम का उल्लेख किए थे। आगे और देखते हैं कि इनके काल में या गुप्त काल में कई पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं, जो कि हजारीबाग का महोदी पहाड़ हो, या हजारीबाग में सतगांव है, या पिठौरिया है। इसमें आपको कई यहाँ पे पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। अंतिम जो है वो है शशांक और हर्षवर्धन, जो कि गुप्तोत्तर काल से था, यानी कि 550 से लेकर 647 ईस्वी के आसपास। अब यहाँ पे शशांक जो है वो गौड़ वंश से संबंधित था, जो कि पश्चिम बंगाल के शासक थे। शशांक के बारे में कहा जाता है ये कट्टर शैव भक्त था, और बौद्ध धर्म जो था इसके समय में बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता है। तो इस तरह से प्रथम शासक था शशांक, जो कि राजधानी बनाता है झारखंड को, और संथाल परगना का बड़ा बाजार
या दुलमी, ये विवाद है कि किसको बनाता है, लेकिन हाँ झारखंड को या झारखंड के हिस्से को प्रथम राजधानी बनाने वाला जो पहला नाम आता है वो शशांक ही आता है। उसके बाद चूंकि ये शैव धर्म को मानने वाला था, इसलिए ये शैव मंदिर बनाता है वेणु सागर, जो कि सिम्मू में देखने को मिलेगा। इन्हीं के काल में हर्षवर्धन जो है वो आते हैं। तो हर्षवर्धन और शशांक एक दूसरे के समकालीन थे, इनके बीच युद्ध भी हो रहा था। तो हर्षवर्धन का कार्यकाल देखिएगा तो 606 से लेकर 647 है, और इस समय सबसे महत्वपूर्ण ये घटना आपको मिलता है वेनशांग का बौद्ध एक तरह से इनके साथ मिलना। कहाँ मिले थे, तो राजमहल, और वो जगह जो है वो कांगजाल के नाम से उल्लेख किया गया है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में कांगजाल यानी राजमहल था, और इसी राजमहल में वेनसांग जो है वो मिले थे, ऐसा यहाँ उल्लेख किया गया है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। और वेनसांग जो है वो ही उल्लेख करते हैं अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसमें उल्लेख करते हैं कि ये जो शशांक था वो बौद्ध धर्म के प्रति काफी असहिष्णु थे, यानी बौद्ध धर्म को वो जो है वो कभी देखना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए इसके कार्यकाल में या इसके समय में बौद्ध धर्म काफी डिक्लाइन होता है, लेकिन फिर भी इसी के आसपास कहा जाता है कि आपका वज्रयान शाखा जो होता है वो विकसित होता है, और रजरप्पा का छिन्न मिश्र का मंदिर सबका निर्माण भी होता है इसी के आसपास या इसके 100-200 साल के बाद आपका देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे भारतीय राजवंश के बारे में देखने का प्रयास किए कि कैसे भारतीय राजवंश का झारखंड के साथ संपर्क रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।